आदि पुरुष बनाकर कैसे बुरे फंसे हैं मनोज मुंतशिर। आज लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने मनोज मुंतशिर को लेकर क्या कहा है, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि प्रधानमंत्री के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जो अटैक है उसके बाद समाजवादी पार्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। यह भी जानिए कि पटना में जो विपक्षी दलों की गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी एनडीए की एक बड़ी बैठक बुला रही है, कौन कौन आ सकते हैं, यह भी बताएंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने आज क्या कहा है, 75+ सीटें अगर बीजेपी के खिलाफ जीतनी हैं तो कौन सा फॉर्मूला होगा। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी अमित शाह के लखनऊ आगमन की। जी हां, 2 जुलाई को अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहे हैं। लखनऊ वो अपने एनडीए के एक पार्टनर के लिए आ रहे हैं। जी हां, और एनडीए का वो पार्टनर है अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो एनडीए में बीजेपी का उत्तर प्रदेश का सबसे अहम पार्टनर है। 2 जुलाई इसलिए क्योंकि सोनेलाल पटेल की जयंती है और साथ साथ पार्टी का स्थापना दिवस है और उसमें शिरकत करेंगे अमित शाह। जी हां, वही अमित शाह जिन्होंने आज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। 2012 से लेकर 13 से लेकर 2023 तक अगर बीजेपी आज सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है तो उसके पीछे अमित शाह का दिमाग, अमित शाह की कार्यप्रणाली मानी जाती है। पिछले कुछ समय से अमित शाह उत्तर प्रदेश को ऊपर से देखते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या करना है, कैसे करना है, उत्तर प्रदेश की पर उनकी नजर रहती है। लेकिन अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और अमित शाह की सक्रियता उत्तर प्रदेश को लेकर बढ़ने जा रही है। तो इस बार वो पार्टी के काम से नहीं बल्कि अपना दल एस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शरीक होंगे। 2 जुलाई को यह कार्यक्रम लखनऊ में होगा, लेकिन इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में एनडीए के नेताओं की मौजूदगी हो सकती है। कुछ वो नेता जो कि एनडीए में हैं और कुछ वो नेता जो संभावित एनडीए में आने वाले हैं। जो अपना दल एस है उसने जो ये स्थापना दिवस पर अपना कार्यक्रम किया है उसमें कई ऐसे नेता आने वाले हैं या आ सकते हैं जो भविष्य में एनडीए के पार्टनर हो सकते हैं। जिन्हें न्योता जा रहा है उसमें हो सकता है कि चिराग पासवान जो कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी प्रजातांत्रिक के नेता हैं, रामविलास के नेता हैं, उनकी मौजूदगी हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र से दलित नेता वो भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे और साथ साथ संजय निषाद जैसे सहयोगी दल भी इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक कार्यक्रम तो अपना दल एस का है, अनुप्रिया पटेल उसे होस्ट कर रही हैं और पार्टी के स्थापना दिवस का है, लेकिन ये एक एनडीए का लघु रूप आपको लखनऊ में 2 जुलाई को दिखाई दे सकता है। यानी कि जिस तरीके से पटना में विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन, एक मुहिम की शुरुआत की, तो अब एनडीए का स्वरूप अगर यहां से आपको दिखाई देने लगे तो चौंकिएगा मत। जी हां, एनडीए में बहुत सारे दलों की एंट्री को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है और 2 जुलाई को जो चुना गया है दिन अमित शाह के लिए, वो आगे आने वाले एनडीए के भविष्य का संकेत दे सकता है। तो इंतजार रहेगा उस दिन को कि आखिर उस दिन कौन कौन नेता शामिल होते हैं और बीजेपी के शीर्षस्थ नेता आखिर कहते क्या है। अब अगली खबर। तो बीजेपी क्या 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हार सकती है? क्या बीजेपी आज उस स्थान पर सिमट कर आ सकती है जहां पर आज समाजवादी पार्टी है? यह कौन कह रहा है? आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ेंगे। यह बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने, और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी 5 सीटों तक आ सकती है, यानी कि 75 सीटें बीजेपी के खिलाफ दूसरे दलों को मिल सकती हैं।
लेकिन फॉर्मूला क्या है? जी हां, फॉर्मूला वही है जो वो लगातार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मायावती, अखिलेश, कांग्रेस, आरएलडी और खुद वो, यानी कि तमाम विपक्षी दल अगर एक साथ आ जाएं, एक गठबंधन बन जाए, तो बीजेपी 5 सीटों पर आ जाएगी और 75 सीटें इस गठबंधन को मिल जाएंगी। ओम प्रकाश राजभर के बारे में चर्चा यह है कि वो फिलहाल खुद को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के उन्होंने ऑप्शन खुले रखे हैं। हालांकि बीजेपी से करीबी साफ दिखती है, लेकिन वो मायावती का नाम आगे करके विपक्ष के खेमे में कहीं ना कहीं एक हड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि विपक्ष में के गठबंधन को लेकर बातचीत चलती रहे और वो भी उसके सेंटर स्टेज पर अपनी बात कहते रहें। लगातार मायावती को विपक्ष का चेहरा बनाने, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो ये कि बीजेपी आज 5 सीटों पर आ सकती है। सुन लीजिए उनका फॉर्मूला बीजेपी को लेकर क्या है। उसमें सब लोग, हम तो कह रहे हैं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर हो जाएं तो खाली पर्चा भरे के रही, प्रचार करे के न रही। 75+ सीटें आएंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, पर्चा भर के शिवपाल जी चाक घरे सूतते हैं चुम मार के और जाके सर्टिफिकेट खाई ले लेंगे। वो नहीं। तो यही ओम प्रकाश राजभर हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, और अगर कहें तो ये लगभग तय भी है कि वो बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे। लेकिन ये दौर बार्गेनिंग का है। ये दौर बीजेपी के से कहीं ना कहीं सीटों को लेकर एक बार्गेनिंग का वक्त है और उन्हें लगता है कि अगर वो बीजेपी से बार्गेन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा सीटें ले पाएंगे। हालांकि कल ही उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से नमस्ते किया है, यानी समाजवादी पार्टी ने अपना दरवाजा बंद रखा है। हालांकि सियासत में सब कुछ संभव है, लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयवीर सिंह ने उनके बारे में कही थी वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहाँ से नमस्ते है। राजभर समाज का पूरा सम्मान और उनके हितों की, उनकी सामाजिक न्याय व्यवस्था में जो उनका हक हिस्सा बनता है, राजभर समाज के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह चिंतित है। लेकिन राजभर जी के लिए हमने एक दूरी बना ली है। वो जो उनको लेना चाहे, जो उनको अच्छा लगे, जिसको वो अच्छे लगे, वो उसको मुबारक। तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयान तब तक देते रहेंगे जब तक वो एनडीए में पूरी तरीके से नहीं आ जाते। बीजेपी फिलहाल उन्हें इंतजार कराने के मूड में है और यह भी देखने की मूड में है कि क्या सचमुच वो बीजेपी की तरफ आते हैं या फिर अपनी ऐसी ही बातों से वो अपना कद बनाए रखते हैं, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। अब अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2024 का बीजेपी का एजेंडा लगभग साफ कर दिया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच दी तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जो चोट की है उससे सभी रीजनल पार्टियों को मिर्ची लगी है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि अगर आप मुलायम सिंह के बेटे बेटियों परिवार का विकास चाहते हैं तो आप उन्हें वोट दें, लेकिन अगर आप अपने परिवार का, अपने बेटे बेटियों का विकास चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट दें। और यह उनकी गारंटी है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा रहेंगे। तो ये जो एक मुद्दा आज उन्होंने छेड़ा है, इससे सभी ऐसे नेताओं को, खास करके जो लोग पटना में बैठे थे उस विपक्ष के बड़ी मीटिंग में, उन सबों को सीधी मिर्ची लगी। समाजवादी पार्टी ने भी यह बयान सुना है और आप सुनिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
तो याद दिला देना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, प्रवेश वर्मा जो सांसद उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, सिंधिया पूरा परिवार आप लेके आ गए, और राजनाथ सिंह जी के बेटे आपकी पार्टी में, आदरणीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली पार्टी में। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको परिवार से इतना ही है तो आप शिवसेना के साथ तो आपने ही सरकार बनाई थी, चौटाला जी के परिवार के साथ भी आपने सरकार बनाई है, पीडीपी के साथ भी आपने सरकार बनाई थी, आपने अकाली दल के साथ भी सरकार बनाई थी। तो सवाल ये उठता है कि परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भरा पड़ा है, फिर आप परिवार पे बात करते हैं तो आश्चर्यजनक लगता है भारतीय जनता पार्टी का। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये ऐसा मुद्दा है जो अब बीजेपी के सेंटर में रहेगा, और अब इस पर जवाब विपक्षी नेताओं को देना ही होगा। बीजेपी को वो भी इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुद्दा आने वाले वक्त में खूब चर्चा में होगा। अब अगली खबर, और अब बात फिल्म आदि पुरुष पर उपजे विवाद की। आदि पुरुष, जी हां, ये वो फिल्म है जो इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, सबसे ज्यादा चर्चा में है, और साथ साथ मनोज मुंतशिर शुक्ला जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, जिन्होंने इस फिल्म के को लिखा है, वो भी सीधे सीधे निशाने पर हैं, और निशाने पर सिर्फ अदालत के नहीं, आम लोगों के भी निशाने पर हैं, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल रामायण और रामचरितमानस जैसे पात्रों को, खासकर राम, सीता, धार्मिक भावनाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, उसके बाद अब वो घिरते जा रहे हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाकायदा मनोज मुंतशिर को इस पूरे मामले में पार्टी बनाने के आदेश दिए, और 1 हफ्ते के भीतर उन्हें जवाब देने को कहा है। यानी कि अब मनोज मुंतशिर इस मामले में अदालती पचड़े में फंसते हुए सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अदालत ने कई बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से संवाद है इस फिल्म में, वो एक बड़ा मुद्दा है। रामायण एक मिसाल है लोगों के लिए और पूजनीय है। लोग रामचरितमानस को पढ़कर घर से निकलते हैं, और इस तरीके से इसके डायलॉग्स लिखे गए, इसके संवाद लिखे गए, इसने भावनाओं को बहुत आहत किया है। यहां तक कि अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा है कि कुछ चीजों को फिल्म में छूना नहीं चाहिए था, और यही नहीं, अदालत ने तो सेंसर बोर्ड तक पर उंगली उठा दी है और कहा कि आखिर सेंसर बोर्ड जैसी जब चीजें हैं तो सेंसर बोर्ड कर क्या रहा था। पूछा है कि जिस तरीके से राम, सीता, हनुमान को दिखाया है, क्या आराध्य ऐसे हैं? क्या रामचरितमानस, क्या रामायण इस तरीके से भगवान के रूप में जिसे लोग, करोड़ों लोग पूछते हैं, क्या इस तरीके का है? तो अदालत ने भी आज पूरी बात मनोज मुंतशिर को लेकर कह दी है, और मनोज मुंतशिर इस मामले में पार्टी के तौर पर शामिल किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर फिलहाल फिल्म को बैन जैसी बात नहीं हुई है, लेकिन अब मनोज मुंतशिर के लिए यह मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब तो उस पूरी तरीके से कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।